अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सैटरडे का आज हफ्ते का पहला दिन मॉर्निंग शो हमारा वीकेंड शाइन, जिसमें आप हम लोगों को देखते हैं और यकीनन आपको भी खुशी होती है, बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ से गेन करते हैं और हमें भी बहुत खुशी होती है आपके सामने एक अच्छी गेस्ट के साथ एक अच्छा शो करते हैं हम लोग। और इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि आज एक ख़ास मैसेज मैं आपको ज़रूर दूं। एक ख़ास मैसेज है जो आपने ख़ास अंदाज में सुनना और सुनने के बाद ज़रूर उसको देखना भी है, क्योंकि वो आपके लिए एक बड़ी अच्छी एक ऑफ़र आई है। साल की सबसे बड़ी सेल से फ़ायदा उठाएं, दराज 11/11। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर दे रहा है दराज 11/11 पर हैरत अंगेज डिस्काउंट लेबॉर्ट्री टेस्ट और डायग्नोसिस सर्विस पर। तो आज ही दराज ऐप जो है वो आप डाउनलोड करो और रखो अपनी सेहत का ख्याल डिस्काउंट के साथ। ये डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से जो आप टेस्ट करवाते हैं उसकी एक ऑफ़र है। जो दराज ऐप आप डाउनलोड करेंगे और अपने ये जो टेस्ट वगैरह है ये आप उस शो करवा सकते हैं, आपको जो है वहाँ से डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे अच्छी जो चीज़ है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऐप जो है आपने डाउनलोड करनी है। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो आप लोगों ने ज़रूर लेना है। तो आप लोग सब जो मुझे देख रहे हैं, दराज ऐप जो है वो डाउनलोड करें और इसी के साथ ईसा लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट वगैरह है वो आप अच्छे कम, मतलब जैसे वैसे तो एक हैवी अमाउंट जो होता है आप वहाँ से जो है कम में अपने टेस्ट जो है वो दराज ऐप को डाउनलोड करके करवा सकते हैं। ये आज का बड़ा ख़ास जो एक मैसेज है वो आपको दिया गया है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट जो है वो भी मौजूद हैं, उनको वेलकम करूँगी। सैयद रोशन अली वारसी, CEO यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा सर, अब ये बताएं कि कराची का मौसम, आबो हवा और उसकी वजह से कैसी तबीयत है और इस मौसम में किस तरह से इंसान को अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, एक ज़रा मैसेज उस पर अगर हो जाए तो। देखिए माशाल्लाह इस मरतबा तो बहुत ही अच्छा ये जो टाइम चल रहा है इतना तो मौसम बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। और लोग एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम तो सारे ही अच्छे होते हैं मगर इस वक्त थोड़ा ज़्यादा अच्छा मौसम है माशाल्लाह। गुड है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की आवाम की तरक्की के लिए किस तरह से काम किया जाए, यानी कि आवाम को किस तरह से वो बेसिक चीज़ें कौन सी है जो करने के बाद पाकिस्तान या हमारा शहर तरक्की की तरफ जा सकता है। देखिए हम पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हुकूमत को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और हमारे आवाम को भी समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसको हम लोग नोटिस नहीं करते। जैसे कि सिग्नल के ऊपर जो है वो जो फ़कीर हजरात जो आ जाते हैं और वो आके जो है ना तंग करना शुरू कर देते हैं, लोग उठा के उनको पैसे देते हैं। ये बेसिकली हमारे माशरे का नासूर है। तो इनको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। इनको मतलब मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर कोई ऐसा इकदाम उठाए कि वो इनको रोके, कि इनको यहाँ तक ना आने दें। किसी भी महज़िब माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता है कि जब भी गाड़ी आके खड़ी होती है तो लोग जो हैं आकर उनसे तकादा करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दें पैसे दे दें। बेसिकली हम पैसे देते नहीं हैं, हम उनकी आदतें बिगाड़ रहे होते हैं। तो हमें अगर सही करना अपने माशरे को तो हमें उनको जो है इस रास्ते से हटाना होगा और उनको किसी काम की तरफ लाना होगा कि वो अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी किफ़ालत करें। तो ये एक मेरा मैसेज है कि ये बेसिक चीज़ है कि जो कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि ये जितने भी पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है लोग आगे अपना मांगना शुरू कर देते हैं। असल में वो हकदार हैं ही नहीं मांगने के। आप उनकी माली हालत आपको नहीं पता क्या है, क्योंकि अब उनकी ये बेसिकली उनकी आदत बन गई है। तो हमें उनकी आदत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा और सुबह सुबह मैंने दराज का एक ईसा लेबॉर्ट्री के लिए आपको एक मैसेज दिया जिसपे आप लोगों ने दराज ऐप जो है वो ज़रूर डाउनलोड करना है। ईसा लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट वगैरह है वो आप वहाँ से फिर दराज के थ्रू करवा सकते हैं और ये सबसे एक अच्छा मैसेज आज के मेरे शो का। और इसी के साथ साथ हमारा दूसरा सवाल जो हमारे गेस्ट की जानिब से हमें मिले हैं, पाकिस्तान में रीरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम हो गया है। रीरा अथॉरिटी से पाकिस्तान और अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को एतमाद बहाल होगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखें, रीरा जो है ये तो पूरी दुनिया में रीरा के तहत ही बिजनेस होता है रियल एस्टेट का। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और किसी भी पाकिस्तान के, किसी भी दुनिया में जो भी ममालिक होते हैं उनकी तरक्की के अंदर एक रियल एस्टेट जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसको प्रमोट करने के लिए जो भी इन्होंने कदम उठाया हमारे हुक्मरानों ने, बहुत अच्छा कदम है। हम उनको वेलकम करते हैं कि भाई इन्होंने कम से कम इस तरफ तवज्जो दी। इससे पहले जो भी कुछ हो रहा था, अभी तो ये सिर्फ इस्लामाबाद में जो नाफिजुल अमल है, मगर मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द जो है ना इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में के शहरों में। लेट हो गए हम लोग जी, आप नहीं समझते कि हम लेट हो चुके हैं? देखें, वी आर नेवर लेट। अब जो चीज़ अल्लाह के हुक्म से जब हो रही है ना, उसी को बेहतर गनीमत जान के आगे बढ़ें। हम अगर सोचेंगे लेट होगा तो उसका हमारे पे कोई हल है नहीं है, तो उसके अंदर टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बेहतर है कि अब हम पॉजिटिव बात करें। और मैं आवाम को ये मैसेज दूंगा कि आवाम जो अच्छा, है, आप थोड़ा सा ना इसी के साथ आवाम को मैसेज के साथ थोड़ा सा ये रीरा के बारे में बताएं, ताकि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि हर कोई तो इस चीज को नहीं जानता। जिस तरह से आपने कहा भी सिर्फ इस्लामाबाद, कराची और दूसरे शहर, और हो सकता है कि किसी की नॉलेज में इतना ना हो। थोड़ा इसके बारे में आप बताएं हमारे देखने वाले। देखें, रीरा जो है ना ये बेसिकली आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। रिलीफ इस सेंस में कि पहले जो भी कारोबार होते थे, जो कोई डेवलपर होते थे, रियल एस्टेट एजेंट होते थे, वो अपनी मर्जी से कारोबार करते थे। अब ये अपनी मर्जी से कारोबार नहीं कर सकेंगे, उसके लिए कानून बन गया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा, ये जब अथॉरिटी बन जाती है तो आप पे पाबंद हो जाते हैं उसके तहत काम करने के। अब ये अथॉरिटी के तहत आप काम करेंगे तो आप पाबंद होंगे, जाहिर है उसकी वायलेशन आप नहीं कर सकते। और इसमें आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि हमें माशाल्लाह ये रीरा के वजूद की वजह से ये जो लोगों में जो बदएतमादी थी, जो पहले फ्रॉड होते थे, या फिर वो जो लोग को फ्रॉड की नीयत से प्रोजेक्ट शुरू करते थे मगर डिलीवर नहीं करते थे, उनसे पैसे कमाते थे और अपने दूसरे प्रोजेक्ट बनाते थे। तो अब क्या होगा कि कानून के तहत जो है वो जो भी डेवलपर है, वो अगर डेवलपर सही मायने में डेवलपर है तो वो तो डिलीवर करेगा। अगर वो डिलीवर नहीं करेगा तो फिर वो रीरा के तहत उसको सज़ा होगी, उस पर हैवी पेनल्टीज भी होंगी। और इसी तरीके से जो लोग अलाटीज हैं, जो उनसे कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो भी अगर पेमेंट अगर डिले करेंगे तो उनको भी उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, और तीसरी चीज़ ये है कि अपना जो रियल एस्टेट के अंदर जो फ्रॉड का जो आंसर था ना, पहले लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि यार ये रियल एस्टेट एजेंट जो है ना ये मतलब फ्रॉड करते हैं। तो एक तो वो एतमाद भी बहाल हो जाएगा कि भाई आप जो है ना रियल एस्टेट एक सेक्टर जो है वो एक इदारा बन गया है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। फिर जितने रियल एस्टेट एजेंट जो हैं वो पहले उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा रीरा के अंदर, रीरा का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। फिर रीरा जो है वो सिर्फ 2 साल के लिए आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आप सिर्फ 2 साल तक ये खिदमत अंजाम दे सकते हैं। इसी तरीके से जो डेवलपर हैं उनको भी 2 साल बाद क्या वो दोबारा फिर करेंगे, या फिर उसके बाद देखें, हो सकता है कि इसके अंदर मजीद चेंजेस लेकर आ जाए, रीटा के अंदर कुछ तरामीम हो जाए, तो वो जो भी जो रियल एस्टेट एजेंट है या डेवलपर हैं, ये जो 2 साल के अंदर हो सकता है गवर्नमेंट इसके अंदर मजीद कोई चेंजेस करे, कोई प्रमोट करे, कोई और बेहतरी की तरफ आए, तो फिर दूसरी मरतबा 2 साल के बाद फिर वो जो रियल एस्टेट एजेंट है या डेवलपर है उसको फिर जो है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें हमारे अवाम को भी बहुत फ़ायदा होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा। क्योंकि देखें, सबसे बड़ा सेक्टर जो है ना जो रेवेन्यू जनरेट करने का वो है ही रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट सेक्टर को पहले तो उस डायरेक्शन में लेकर आए कि जहाँ से पैसा जनरेट होता है। अब पैसा जनरेट करने के लिए अगर उसका सिस्टम बना होगा तो लोगों का एतमाद होगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से लोग फिर एतमाद करेंगे कि अब फिर वो इंडिविजुअल किसी फर्द वाहिद के ऊपर वो भरोसा नहीं कर रहे होंगे, वो एक इदारे पे भरोसा कर रहे होंगे और वो इदारा जो है वो उसका जिम्मेदार होगा। क्योंकि देखें, लोग जो है ना, जैसे पाकिस्तान में बहुत से कानून बने हुए हैं तो कानून की वायलेशन लोग नहीं करते, उनको पता है, जो समझदार लोग हैं वो कानून की वायलेशन नहीं करते। अगर कहीं कानून बना हुआ है तो वहाँ पर वो उसी हिसाब से काम करते हैं, फिर भी कोई वायलेशन करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलती है। तो इसी तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, डेवलपर जो हो गए, अब इसमें वो लोग गायब हो जाएंगे जो कि फ्रॉड किया करते थे।
जो कि लोगों को डिलीवर नहीं किया करते थे, पैसे ले लेते थे, डॉक्यूमेंटेशन करते नहीं थे, फिर वो 2 साल का कह के 10-10 साल तक डिलीवर नहीं करते थे, 10 साल के बाद भी नहीं देते थे, असल पैसे वापस करते थे। बहुत से लोग तो असल पैसे भी वापस नहीं करते थे, उनका वजूद ही ख़त्म हो जाता था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और आप देखिएगा कि पाकिस्तान ग्रेजुअली अब बेहतरी की तरफ आ रहा है माशाल्लाह, और आएगा। ऐसा नहीं है कि ये इसमें बेहतरी नहीं होगी, बहुत जल्द देखेंगे कि हो सकता है 2023 में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खुशखबरियां भी आपको भी मिलेंगी इंशाल्लाह। हमारा मुल्क भी बहुत तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो अवाम का एक भरोसा जो था वो नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी फ्रॉड भी हुए, तो अब रीरा के बाद अवाम का भरोसा दोबारा बहाल होगा, क्योंकि अवाम ऐसा समझती है कि शायद हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट में। हर मतलब मैं सबका नहीं कह रही हूँ, पर 80% लोगों के साथ तो हुए हैं ना ये इस तरह के फ्रॉड के। लोगों का दिल टूटा कि नहीं अब कोई बुकिंग नहीं करवानी, किसी पे भरोसा नहीं करना, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो उसके पहले पूरी छानबीन करनी है। अब रीरा के बाद अवाम का भरोसा भी तो बहाल होगा। देखिए, आवाम के भरोसे के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कानून पास हुआ है, और इसमें अभी भी आप चली जाएं तो बड़े बड़े बिलबोर्ड जो लगे होते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ 5,000 रुपये महीना का दें और आप 10 साल में पेमेंट करें और ये 120 गज का प्लाट आपको मिल जाएगा। 5,000 का तो सूट भी नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ कि 5,000 के जरिए आपको फंसाया जाता है। फिर आप उसके अंदर जब एंटर हो जाते हैं फिर आपको पाबंदी से पेमेंट करनी पड़ती है। आपको एक वक्त आता है कि आप थक जाते हैं, फिर वो प्लॉट का वजूद भी नहीं होता है। अब मतलब इतने मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, मगर क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं थी, कहीं आप कंप्लेन नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा वो लोग जो ना मासूम और गरीब लोग जो हैं वो इसमें फंस जाते थे। अब मैं समझता हूँ कि जो मासूम और गरीब लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी कभी कभार इसका शिकार हो जाते थे, तो इन सबको भी बड़ी तकलीफ मिलेगी इन चीज़ से। ठीक है। अच्छा, ये कानून जो पास हुआ है अब इसके बाद जो है, अच्छा कानून तो है ना, और अब उसको इम्प्लीमेंट करवाना जो ज़रूरी चीज़ है, जो अहम चीज़ है जो करनी पड़ती है, अब वो किस तरह से होगा? अब ये तो हो गया, अब आया, इसको आगे किस तरह से लेके चलेंगे? देखें, जब कानून बन गया तो उसके बाद जो है जितने रियल एस्टेट एजेंट जो है उनको सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है इस इदारे के अंदर। ये एक इदारा है, इसके अंदर आपको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है, डेवलपर को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। अब आप रजिस्टर्ड हो गए, उसका एग्ज़ाम दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको रीरा का एक सर्टिफिकेट मिलता है। जो लोग रीरा के सर्टिफिकेट होल्डर होंगे, जिन्होंने रीरा का कोर्स किया होगा, जो रजिस्टर्ड होंगे रीरा के अंदर, वही अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वो अपनी बिल्डिंग भी उसी के हिसाब से बना सकते हैं, वही अपनी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट का जो काम होता है तो वो रियल एस्टेट एजेंट जो है वो भी रीरा के जब वो रजिस्टर्ड एजेंट होंगे तो वही काम कर सकते हैं, वरना वो उनको इजाज़त नहीं होगी। अगर वो काम करेंगे तो वो समझा जाएगा कि वो गैर कानूनी काम हो रहा है। ठीक। अच्छा, वैसे दुनिया भर में अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपको उसके लिए कोर्सेज करने पड़ते हैं। हमारा पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जहां आप देखें कि कहीं से भी कोई उठ के आता है ना, वो उसकी एजुकेशन पे अगर आप ध्यान अगर उसकी देखें क्वालिफिकेशन तो वो ज़ीरो होती है और उसे बोलना भी नहीं आता, और वो एक रियल एस्टेट का एक कारोबार कर रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप दुनिया भर में उठा के देखें तो आपको ये कारोबार करने के लिए प्रॉपर कोर्सेज और पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये कारोबार को बहुत छोटा कारोबार नहीं है, बहुत बड़ा कारोबार है, जिसके लिए आपको उनके कोर्सेज करके ये सारी चीज़ों को करना पड़ता है। यहाँ ये चीज़ें नहीं है, पर बहुत अच्छी चीज़ है कि कानून आया और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन और उनकी चीज़ों को पास क्लियर करके आगे फिर आप अपना सफ़र तय करेंगे। वो उनके लिए भी बड़ा बेस्ट होगा और आवाम के लिए भी बेस्ट होगा। जिस तरह से आवाम एक खौफ की तरफ चली गई थी कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है और उनको खुशी होती थी कि आया हम ये अफोर्ड कर सकते हैं और इसमें हमें ज़रूर बुकिंग करवानी चाहिए, पर साथ साथ एक खौफ भी होता था। अच्छा, ये जिस तरह से, अच्छा मुझे थोड़ा सा आज मैं एक इस चीज़ पे भी बात करना चाहूँगी कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बनते हैं कि लीज जगह पे नहीं बनते और वो बन जाते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और उसके बाद जो इश्यूज़ होते हैं बिल्डर्स और सारे तो भाग जाते हैं, फिर वो आवाम को भुगतना पड़ता है जितना पैसा उन्होंने लगाया हुआ था, और वो पैसा जो है वो उनके हाथ से चला जाता है। इसके लिए भी इसमें कोई ऐसी चीज़ें और ये सारी चीज़ें होंगी? रीरा के कानून का मतलब क्या है, अथॉरिटी का मतलब क्या है? इजाज़त सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी बिल्डिंग बनाने की कि उनके डॉक्यूमेंट पहले कंप्लीट होंगे, वो रजिस्टर्ड होगी, और जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है वो ज़मीन उनके नाम पर होनी चाहिए।
पहले तो ये होता था ना। मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जगह बड़ी है तो विंडो छोटी दिखा दे और काम हो जाए। नहीं नहीं, अब तो देखें, अब क्योंकि अब तो बड़ी खुल के चीजें होंगी ना मेरे हाल से, अब तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और तरक्की की देखें तरफ अब तो जाएगा। मैं जो भी आज ये बात कर रहा हूँ ना, ये आप देखिएगा आने वाले वक्तों में तो लोग टीवी पे बैठ के सिर्फ ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बात कर रहे होंगे। हाँ। यही तो मेन काम है। लोग फ्रॉड से बचेंगे। पहले तो कोई ज़मीन जो है ना अपनी किसी से किस्तों पे ले लेता था, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट शुरू करते थे, फिर उसके बाद वो पूरी किस्तें भी लेके चले जाते थे, डिलीवर नहीं करते थे, फिर आपस में उनके मसले होते थे। तो कोई अथॉरिटी नहीं थी कि आप कंप्लेन कहाँ पे करेंगी। अब कम से कम आपकी सुनवाई होगी किसी जगह के ऊपर। तो ये एक इदारा बनाने का मतलब फ़ायदा ये है कि देखें, पहले 2007 में दुबई में भी जो ना ये रीरा का जो वजूद जो क़याम जो है वो 2007 में आया ना। अच्छा, ठीक। फिर उसके बाद इंडिया में 2016 में उसका वजूद, उसका कायम हुआ उसका वजूद। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में 2019 में जो है ना इसका सबमिट किया गया केस अपना कौमी असेंबली में। जी। 2020 में फिर ये बिल पास हुआ। अच्छा। और अब 2022 में अब माशाल्लाह इस पे इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। अच्छा। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो है ना पूरे पाकिस्तान में भी ये कानून जो है ना नाफिजुल अमल हो जाएगा। ये बेस्ट है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि इसकी वजह से, इस कानून की वजह से आवाम के साथ साथ हमारे कौमी ख़जाने को भी बड़ा एक मैं समझती हूँ कि बेहतरी आएगी। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, कतल तो चीज़ ही कौमी खजाना है हमारा, ये पूरा मुल्क ही कौमी खजाने पे चलता है। तो अब ये डायरेक्शन जो है ना, ये देखें हल्के हल्के चेंज सही होती जा रही है। आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे ममालिक थे जो पहले डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे, अब वही मुल्क जो है ना बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। तो हमारे मुल्क में हमारी आवाम को के अंदर जो बेचैनी है कि क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा, अल्लाह की तरफ से हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। ये जो भी कुछ होता है ना अल्लाह की तरफ से होता है, और आप देखिएगा कि आगे सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, डायरेक्शन आएगी। हमारा मुल्क जो है ना लोगों की नज़र में ये है कि बहुत मतलब गलत डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। अब डायरेक्शन अल्लाह ताला खुद ही सही कर देते हैं, टाइम आता है। अब मेरे ख्याल में वो टाइम आ गया है कि हमारी डायरेक्शन सही हो जाएगी, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ आएगा और हमारी आवाम को भी बड़ा अच्छा रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आवाम को खुद भी जो है ना वो अपने अंदर शऊर पैदा करने का मैं कहती हूँ कि वो टाइम आ चुका है कि अब उनको शऊर जो है वो अपने अंदर बेदार करना चाहिए। इसलिए कि अगर हमारे अंदर ये चीज़ होगी कि कोई कुछ भी कहता है या कोई भी चीज़ हमें जिस तरह से अच्छी नज़र आ रही होती है या कोई चमकती हुई चीज़ हमें बहुत खूबसूरत लग रही होती है, तो हमें उसके पीछे नहीं जाना, हमें हर चीज़ को देखना है, अपने अंदर शऊर पैदा करें। आप ये देखें कि किसी भी काम को करने के लिए कितनी मुश्किलात और कितनी चीज़ों को फेस करके कितने टाइम के बाद आप अपना टारगेट अचीव करते हैं। हमारी आवाम का मसला ये है, मुझ समेत, मतलब मैं सबको कहूंगी, ये ना हो जाए कह रही हम लोगों को कह रही और खुद नहीं, मुझ समेत मैं, क्योंकि आप जैसी हूँ ना, आम सी, जैसे आप सब हैं वैसी मैं हूँ। अल्लाह ने हम सबको एक जैसा बनाया है। तो हम लोगों का होता क्या है कि अगर हम कोई देख लेते हैं ना किसी को तरक्की की तरफ या किसी की कोई अच्छी चीज XYZ कुछ भी, तो हम लोग ये सोचते हैं यार कि बस ठीक है अब ये हम करेंगे और फौरन से ये वाली सारी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं, इसके पीछे एक बड़ी मेहनत, एक लंबा अरसा होता है और उसके बाद सारी चीजें होती हैं। और नहीं, ऐसा भी है कि कुछ बड़े लकी लोग हैं कि रातों रात और उनके काम चमक गए, ऐसा भी है। आपने अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में कुछ ऐसे लोगों को देखा? बहुत से लोगों को देखा, मगर वो नीयत उनकी सही होती है, सही काम करते हैं तो अल्लाह की मदद भी आती है और फिर वो तरक्की भी करते हैं। अच्छा। अगर नीयत ख़राब होगी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं यानी कि अगर नीयत अगर ख़राब है किसी की और अगर वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ, यकीन माने कि वो एम्पायर उसका नहीं होता। वो एंड में जो है ना बिल्कुल खसारे में खड़ा होता है, उसका कुछ नहीं होता। लोग बैंक से काम करते हैं, एंड में होता है क्या है कि बैंक उनकी सारी प्रॉपर्टी ले लेता है। मतलब ये बहुत सी ऐसी वजूहत हैं कि अगर आपकी नीयत सही है, डायरेक्शन सही है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे अमल करके अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तरक्की नहीं हो। और फिर हमारे यहाँ एजुकेशन की बड़ी कमी है। लोगों को पता ही नहीं है कि एक चीज़ खरीदने जाते हैं उनको पता ही नहीं है कि उसमें चीज़ें क्या क्या चेक करनी है। अच्छा, उसको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। रीरा का कोर्स, और मैं तो समझता हूँ कि जितने हमारी यंग जनरेशन है, बजाय उनको जॉब करने के, उनको चाहिए कि वो इस इंडस्ट्री में आए और अपनी खिदमत अंजाम दें। और इसमें पैसा भी है और इसमें पाकिस्तान की तरक्की भी है। ठीक है सर।
बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का टाइम है और ब्रेक के साथ साथ मैं आपको एक दे रही हूँ नई खबर। अच्छा जी, जबरदस्त सा एक मैसेज है जो मैं दूसरी बार फिर आपको देना चाहूंगी। जो मेरे देखने वाले अगर उन्होंने मुझे इंट्रो में नहीं देखा कि मैं एक बहुत खास मैसेज आप लोगों को दे रही थी, तो मैं ब्रेक पे जाते वक्त एक बार फिर आपको वो मैसेज देना चाहूंगी। साल की सबसे बड़ी सेल से फायदा उठाएं दराज 11/11। अच्छा जी, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर दे रहा है दराज 11/11 पर हैरत अंगेज डिस्काउंट लेबोरेटरी टेस्ट और डायग्नोसिस सर्विसेज पर। तो आज ही दराज ऐप डाउनलोड करो और रखो अपनी सेहत का ख्याल डिस्काउंट के साथ। और इसी के साथ हम जाएंगे ब्रेक पे, क्योंकि मैंने भी डाउनलोड करना है दराज। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और इसी के साथ साथ हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहें तो लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर में फ़ोन नंबर आएंगे, आप हमें लाइव कॉल करें। मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बेहतरी चाहते हैं शो में, उसके लिए ज़रूर बात करें। हमारे गेस्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी करें। किसी प्रोजेक्ट में कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई रियल इस्टेट के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इस तरफ आती हूँ, एस्क्रो अकाउंट होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये क्या होता क्या है, बेसिकली ये होता क्या है? बेसिकली ये है कि देखें कि अकाउंट होता है जो कि गवर्नमेंट उसको बनाती है बिल्डर के लिए, कि जो लोग भी डेवलप करते हैं वो डेवलपमेंट जब करके जब वो लोगों को जब चीज़ें अपनी सेल कर रहे होते हैं तो जो परचेजर होता है, जो अलाटीज होते हैं, उनको जो वो जो पैसे देते हैं ना वो एस्क्रो अकाउंट में जाते हैं। अच्छा। ये परचेजर की सेफ्टी है। पहले क्या होता था कि लोग जो है ऑनर को भी नहीं देते थे, वहाँ पे बैठे हुए जितने मुंशी हैं ना उनको भी जाके पैसे देके चले जाते थे, तो वहाँ पे सेफ्टी नहीं थी। अब ये सेफ्टी का एक फैक्टर बनाते हुए गवर्नमेंट ने इसमें एस्क्रो अकाउंट भी माशाल्लाह खोलेंगे। तो जो लोग भी अपनी अब वो कोई चीज़ सेल परचेज करना, बल्कि जो बुकिंग करना चाहते हैं तो बिल्डर के पास जाएंगे तो वो सारे कानून के हिसाब से वो एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाएगा जो कि सेफ है। फिर वो टाइम पे आपको डिलीवरी देने का भी पाबंद है। अब इसमें जिनकी नीयत ख़राब होगी वो तो ये बिजनेस कर ही नहीं सकते। अब सिर्फ वो लोग काम करेंगे जो कि कानून के मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि अब कानून से हटके कोई काम कर नहीं सकेगा। तो एस्क्रो अकाउंट में पैसा जो है जाने का मतलब है कि आपके पैसे सेफ हो गए। आपने जो चीज़ खरीदी है वो तो आपको नहीं पता कि कब मिलेगी, मगर लिखा हुआ है आपके एग्रीमेंट के अंदर कि ये प्रॉपर्टी आपको इतने अरसे में मिलेगी, और जो बिल्डर है वो भी आपको वो प्रॉपर्टी उस टाइम पे देने का पाबंद है। अब वो जो कानून जो है रीरा अथॉरिटी जो है उसके हिसाब से उसने टाइम दे दिया कि इस टाइम के अंदर हम आपको डिलीवर करेंगे। अच्छा, इसको भी टाइम दे दिया, जो अलाटीज हैं उनको भी है कि ये भी टाइम पे उनको पेमेंट करें। अब इसमें से अगर अलाटीज अगर पेमेंट करने में फेल हो जाता तो इनके ऊपर हैवी पेनल्टी होगी। अच्छा। इसी तरीके से जो डेवलपर है अगर वो अपना प्रोजेक्ट जो है टाइम पे डिलीवर नहीं करता तो उसके ऊपर भी हैवी पेनल्टी होगी। और वो जो पैसे जो अलाटीज जो दे रहे हैं बिल्डर को, वो पैसे ऐसा नहीं होगा कि वो पैसे लेके दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दें। अब वो पैसे एस्क्रो अकाउंट में होंगे। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली कि जो अलाटीज हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी है कोई चीज़ बुक करते हैं तो वो पैसा मिसयूज नहीं होगा, वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में होगा, प्रोजेक्ट बनेगा और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से एस्क्रो में से बिल्डर जो है पैसा निकाल के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर सकता है। मतलब अब कोई बिल्डर एक्स्ट्रा पैसे निकाल के किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकता। फिर ये होता है ना कि वो जो जिन लोगों ने वो बुकिंग की भी होती है वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है। ये कानून बना उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए कानून बना है कि ये कानून जब बन गया तो उसके हिसाब से ये, अब देखें हर चीज का कानून होता है। अब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री का कोई कानून ही नहीं था। अपनी मर्जी से लोग आते थे, जिनको पैसों की जरूरत होती थी वो अपना एक ऑफिस खोलते थे, दिखाते थे अच्छा, और फिर उसके बाद किसी को भी बेवकूफ़ बनाया, पैसे लिए चलेगा, फिर बंद करके चले जाते थे, तो लोग परेशान होते थे। तो अब ये हमारी गवर्नमेंट ने उसने इसके ऊपर सोचा, सोच के इसके ऊपर एक कानून बना दिया है, जबकि पूरी दुनिया में कानून है। आपको पता है ये जो अमेरिका में जो ना 52 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे तो एक अथॉरिटी है, और माशाल्लाह यही बहुत होगी। अगर ये भी आ जाएगी, अगर इस पर सही तरीके से अमल होगा तो इंशाअल्लाह ताला दिखेगा इसमें लोगों को, आवाम को, हमारे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए और इस तरह की पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए। ये चीज़ें होंगी तो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा,
आवाम का भी भरोसा जो है वो कायम होगा और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो आवाम की इधर उधर ज़ाया हो जाती है वो भी बचत होगी। और इसी के साथ साथ मुझे ये बताएं कि अब रियल एस्टेट का काम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे पहले की अगर हम बात करें तो बड़ा नुकसान में और सब बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, और लोगों ने तो ये भी सोच लिया ठीक है अब काम बंद कर देते हैं, अब शायद यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अब क्या सूरत हाल है? देखें, अभी तो इस्लामाबाद में जो है ना ये नाफिज हुआ ये जी। कानून, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह होने जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट पाकिस्तान को होगा ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी से होगा। अच्छा। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा सरमाया जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं, मगर उनकी पहले जो है वो सेफ्टी कोई नहीं थी, जिसकी वजह से वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते थे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं बहाल था। अब उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, वहाँ से बहुत बड़ा पैसा माशाल्लाह पाकिस्तान में आएगा, वो पाकिस्तान की तरक्की में लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइन बात है। और फिर उसके अलावा फॉरेनर जो हैं, जो लोग इसको बुरा समझते हैं, वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं इस पाकिस्तान में। जितनी पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाहर नहीं है। आप तो बाहर जो काम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप एंड में देखें आपके हाथ में पैसा नहीं होता है। पाकिस्तान में बड़े मौके हैं इसके अंदर, ये रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, मतलब इसको सही तरीके से काम करें तो इसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। और आप देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान उस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और ये पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और आगे सब खुशियाँ खुशियाँ होंगी इंशाल्लाह। सर आपने आज इतनी बार कहा है कि आगे खुशियां ही खुशियां, मुझे अभी से फीलिंग्स आ रही है। अच्छा, मेरी मेरी कुछ नेचर इस तरह की है कि मुझे कोई पॉजिटिव चीज का, मैं नेगेटिव चीजें जो है ना, किसी से भी नेगेटिव वाइब्स अगर आ रही हो तो मैं बहुत दूर हो जाती हूँ, पर कोई पॉजिटिव चीज अगर मुझे कहीं से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो तो मैं बड़ा अटैच भी हो जाती हूँ और मैं एकदम से मुझे ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हूँ वो हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। और मेरे हाल से इंसान को पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चीजें जब आपकी लाइफ में रहती है तो आप यकीन करें आपकी लाइफ जिस एक लाइन पे जा रही है ना, सारी चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। आप क्या कहते हैं कि पॉजिटिव चीजों के इवन साथ और अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा अच्छा सोचना आपकी जिंदगी पे कितना असरअंदाज होता है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इंसान को तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए हर मामले में। इंसान उठता है, बोलता है इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, वो इंसान ने अपनी कमजोरी बना ली। वही हमेशा सोचो सब चीज़ सही है, हर चीज़ सही है, कोई चीज़ खराब नहीं है, हर चीज़ सही है। ये पॉलिटिकल हालात की वजह से लोग मायूस हो गए। भाई ये एक प्रोसेस है, इसको कंप्लीट होने दें, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा यही मामला दोबारा सही हो जाएंगे। ये सब आपस में दोस्त हैं, ये सब मिल जाएंगे। मगर वक्ती तौर पर जाहिर है जब सियासी माहौल होता है तो उस वक्त थोड़े से लोगों में वो ऐसा माहौल पैदा हो जाता है, लोग समझते हैं एक दूसरे से नाराज है। कोई नाराज नहीं है, ये आगे चल के सब दोस्त हो जाएंगे और ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की इसमें ऐसी मदद आएगी कि इसमें फैसला वही होगा जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। और बड़े बड़ी ताकतें यहाँ पे बैठी हुई हमारे फैसले कर रही हैं, अल्लाह उनको भी हिम्मत देता है, वो भी ये फैसले करेंगे। बहुत बड़े जुर्रतमंदाना ये फैसले होते हैं और वो कर रहे हैं, मगर इसमें अल्लाह की मदद शामिल है। कोई ये ना समझे कि ये फैसले ये लोग कर रहे हैं, वो जो लोग ये फैसले कर रहे हैं उनके दिल में अल्लाह ताला डालता है कि ये फैसला करना, और वही फैसला होगा जो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए बेहतर होगा। अल्लाह की मेहरबानी से अब देखिएगा। बिल्कुल जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए जो बिल्डर्स और रियल एस्टेट का जो काम करते हैं, क्या उनके हाथ में पैसे होना ज़रूरी है या दिमाग होना ज़रूरी है कि किस तरह 4-6 लोगों को आपने पकड़ के उनका पैसा इन्वेस्ट करना है? मतलब वैसे तरीकेकार क्या होता है? मतलब एक प्रॉपर बंदे के लिए, एक फ्रॉडी बंदे के लिए, ये कहने का मकसद इसलिए कि लोग जो बेवकूफ़ बन जाते हैं ना कि एक बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं और ये एक बिजनेस है और इसमें हम पैसा लगा रहे हैं और बाद में पता चलता है पैसे तो आपने लगाया था, कमा के कोई और चला गया। देखें, ये भी बड़ा एक माफिया है, मतलब जिनको फ्रॉड करना होता है। मैं तो एक साहब को जानता हूँ, उनका इंतकाल हो गया, और वो पहले मेन रोड के ऊपर बड़ा सा शोरूम लेते थे, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो दिखाते थे कि बहुत बड़ी एजेंसी खुल गई है, और उनका मकसद उनका फ्रॉड था। अच्छा, वो लोगों को लूटते थे, बाद में वो 6 महीने 1 साल का तो एजेंसी बंद होती थी, उनका टारगेट ये होता था कि बस ये खोल के कोई 2-3 करोड़ रुपए कमाने, और वो ले भी जाते थे। और उसके बाद लोग बेचारे परेशान होते थे, मगर गलती जो खरीदार है ना उनकी होती थी। क्योंकि देखें, आप हर चमकती हुई चीज़ सोना तो नहीं होती। बिल्कुल। फिर आप उनको देखते नहीं है कि 6 महीने हुए, इनको देखें कौन है क्या है। चले ठीक है, वो आके खोल के बैठ भी गए, मगर आप डॉक्यूमेंटेशन तो चेक करें, अपनी सेफ्टी तो करें। वो फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर आप मजबूत हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन का तरीक़ाकार पता है, तो फिर वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। मगर लोग सिर्फ एतमाद में पैसे दे देते हैं, और फिर उसके बाद गलती जो लोग परचेज कर रहे होते हैं ना उन्हीं की होती है, जो फंसते हैं उनकी वजह से होते हैं। मगर अल्लाह चाहेगा कि आगे ये सब सिस्टम सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। अपनी सेफ्टी तो खैर आप लोगों को देखनी चाहिए हर मामले में, मतलब सिर्फ एक इस बिजनेस के मामले में नहीं, हर चीज़ में।
और उसी के साथ साथ रिश्तों को निभाने में भी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दुनिया में रहने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो तो हम कर लेते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो रिश्ते हैं इनको निभाने के लिए बड़ी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें देखभाल के करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिश्ते एक ऐसी नाजुक डोर होती है कि जब वो डोर अगर टूटने लगे तो फिर आप यकीन करें वो दोबारा अगर आप जोड़ेंगे भी तो वो उस तरह से नहीं जुड़ेगी। तो बेहतर है कि हर चीज़ में सेफ्टी करें, अपने रिश्तों को भी बड़ा देखभाल के लेके चलें, क्योंकि रिश्ते बड़े कीमती होते हैं जो आपको ख़रीदने से पैसों से भी नहीं मिलते, ये दिलों से और अल्लाह जोड़ता है, जो ब्लड रिलेशन होता है। और ब्लड रिलेशन के बाद जो एक अल्लाह ने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया है दुनिया में, मर्द और औरत के लिए शादी का रिश्ता, वो बड़े किस्मत वालों को बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है अपना पार्टनर। तो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं अगर किसी एक पार्टनर में कुछ कमी है या गलती है तो उसको उस गलतियों के साथ अगर आप एक्सेप्ट करें और बेहतर करने की कोशिश करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों में थोड़ी सी बर्दाश्त का मादा कम नहीं हो गया हर मामले में? देखें, हम लोग जज्बाती लोग हैं, हम लोग जज्बात से फैसले करते हैं। हमें चाहिए कि हम जो ना सोच समझ के दिल से दिमाग से सोचें फिर उसका फैसला करें। हम लोग, हमारी कौम बड़ी जज्बाती कौम है, फ़ौरन जज्बात में आके फैसले कर लेती है, फिर उसके नुकसानात भी होते हैं। तो बहुत सोचें और रिश्तों का बड़ा ख्याल करें कि ये रिश्ते बड़ी मुश्किल से कायम दायम होते हैं। तो वो रिश्ते जो है उनको कायम करने के लिए पहले तो जहाँ पर बहुत नाजुक रिश्ता हो या जो भी कोई अच्छे करीबी रिश्तेदार हो उनके साथ तो कोशिश करें कि कारोबार ना करें। देखें, कारोबार में ये होता है कि फिर गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। अच्छा हो गया तो अल्लाह की तरफ से हुआ, बुरा हो गया तो भाई इन्होंने फंसा दिया। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे कारोबार ही नहीं करना चाहिए, और जो भी चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी उनको बताएं कि भाई ये चीज़ इतने की है, आपको लेना ले, नहीं लेना नहीं ले, मगर किसी को फोर्स मत करें। देखो, फोर्स जहाँ पे किया जाता है तो फिर वहाँ पे ये थोड़ा सा तासुर पैदा हो जाता है कि इसमें जो जो आपको फोर्स कर रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है। तो फोर्स ना करें, आप उनको छोड़ दें उनके हाल पर। देखें, आप उसके फ़ायदे के लिए क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं? जिसको फ़ायदा चाहिए वो आपको बोले ना कभी मुझे ये चीज़ दिलाओ, तो आप मतलब यहाँ पर रिश्ते बच सकते हैं ना। फिर कल को वो किसी से शिकायत भी नहीं करेगा कि इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये चीज़ दिलाई थी, अब ये बिक नहीं रही, ये पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं बढ़े। बहुत सी वजूहत होती हैं, इसकी वजह से आपस में लोगों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और वो जो लोग भरोसा करके कि इस्लामाबाद में बैठे हुए, एक साहब कराची में, वहाँ पर इस्लामाबाद में पूरी पेमेंट दे दी किसी को, कहने लगे जब कराची जाऊँगा तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा, या कराची में है इस्लामाबाद में, जो इस किस्म का कोई काम ना करें। देखिए, सुन्नत तरीका इस्तेमाल करें। सुन्नत लिखत पढ़त तो अपनी जगह पर है, बाद में मरने के बाद लिखत पढ़त को कोई मानता भी नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं मानते ना। बेहतर ये है कि जब पैसे दें उसी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दें। जिस वक्त आप पैसे दें उसी वक्त ही प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर कर दें। ये भरोसा नहीं करें कि आज ले लें, जब मैं 6 महीने के बाद जब कराची आऊँगा तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। आपको क्या पता कि 6 महीने ज़िंदगी है या नहीं, बाद में मसले मसाइल होते हैं, छोटे छोटे नाजुक रिश्ते जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ये देखें, अब मेरी आस्तीन थोड़ी सी अगर ख़राब हुई है तो मैं उसको कितना बेहतर तरीके से बार बार मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको ठीक करना है बार बार। इसी तरह घर के जो रिश्ते आप लोगों के ख़राब हुए हैं, कोशिश करें कि अगर आपको जैसे ही लगे कि कोई रिश्ता जो है उसमें कुछ कमी आ रही है, वो आपसे दूर हो रहा है या आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, तो आप उसको फ़ौरन से ठीक करें। हम अपने कपड़ों को, अपने चेहरे को, अपने बालों को, अपनी पर्सनैलिटी को इतने अच्छे तरीके से संवारते हैं, अगर इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने रहन सहन को, हम अपने आस पास के लोगों को संवारें, आप यकीन करें ये दुनिया तो दुनिया, आपको आखिरत भी मिल जाएगी। क्योंकि जब हमें इस्लाम में एक चीज़ ज़रूर समझाई गई कि आपकी ज़ात से, आपसे, आपकी ज़ुबान से किसी दूसरे इंसान को ना तकलीफ़ हो ना नुकसान पहुँचे, ये है चीज़ें जब हमें हर एक चीज़ जब हमें बताई गई तो ये ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के असूल हमें सिखाए गए हैं। अगर हम इस पे काम करें तो आप यकीन करें हम तरक्की से बिल्कुल दूर नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को मिस करते हैं जो कि वजह बनती है हमारी, हमें पस्ती की तरफ जाते हैं हम, इन चीज़ों की वजह से हम नुकसान की तरफ जाते हैं। मुझे बताएं, ये जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि पड़ोसियों का जो हक है वो अदा करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, आपकी जानिब से किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी का रिस्क आपकी वजह से ना ख़त्म हो, किसी की जॉब आपकी वजह से ना जाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो। अच्छा, ये चीज़ें हम लोग बाज़ दफ़ा कर देते हैं और हम नोटिस भी नहीं करते कि हमसे ये कितनी बड़ी गलती हुई है। तो इसके नुकसान हमें ज़िंदगी में भुगतने पड़ते हैं।
देखें इसमें हसद नाम की चीज़ तो आपने सुनी होगी, हसद क्या होता है। हाँ। देखें जो हासिद लोग होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, या जो लोग तरक्की कर रहे होते हैं उनसे खुश नहीं होते, वो यकीन माने अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी उनको सज़ा है। उनको चाहिए कि वो हसद छोड़ के सामने वाली तरक्की के अंदर अब खुश हो जाएं। अब यकीन माने जब आप खुश हो जाएंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा और अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा नवाजेगा। और हसद छोड़ दें, और प्लस अपना जो अल्लाह ताला ने एक रास्ता बताया है कि आप पड़ोसियों का ख्याल करें, गरीब रिश्तेदारों का ख्याल करें और हमसायों का ख्याल करें। उसके अलावा आम इंसान से भी आप अच्छी तरीके से मिलें। आप कितने बड़े इंसान हैं मगर आप अपना अखलाक का दामन ना छोड़ें, आप उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आएँ कि किसी को ये एहसास नहीं हो कि ये बड़ा आदमी है तो हमसे रूटली बात कर रहा है, तो अल्लाह भी राज़ी होगा। ये दिखावा वक्ती तौर पे तो आप बहुत बड़े आदमी है, आप तो अपना एटीट्यूड बना के उसके सामने रखेंगे, मगर शायद उसके दिल से कभी ऐसी चीज़ निकल जाए जिससे अल्लाह को बुरी लग जाए, तो वो उसका नुकसान हो सकता है ना। तो बेहतर ये कि सबके साथ मसावी सलूक करें, क्योंकि सबने मरना है। सबने मरना, बिल्कुल ये चीज़ तो है, सबने मरना। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लेके आए हमारे शो पे। नाजरीन कहीं ना जाइएगा, देखते रहेगा हमारा शो वीकेंड शाइन विद दानिशा। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।